गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है सितंबर 22 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह फिर से कुछ टॉपिक्स हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक रहेंगे। तो सबसे पहले जो है हम लोग करेंगे इसरो ने एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पे उन्होंने इन्वेंट की है, डिस्कवर की है, जिसके बारे में जो है फ्यूचर में जो भी हमारे ऑपरेशन होने वाले हैं वहां पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम जो है वो सोलर टेक्नोलॉजी के अंदर भी आने वाली है। इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। PLI क्या होता है, कैसे काम करता है, सोलर पैनल वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक S&P आपको पता है दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट जो है रेटिंग एजेंसी है। इसने इंडिया के बारे में कहा है कि इंडिया में रिसेशन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसके बारे में थोड़ा बात कर सकते हैं। श्रिंकफ्लेशन ये एक बिल्कुल नया टर्म है और इसको करने में भी काफी मजा आने वाला है। इसके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको पहले से नहीं पता है, इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी छोटी 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 टर्म्स होती है, जिसमें से श्रिंकफ्लेशन एक थोड़ा नया टर्म है। तो इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट तो थोड़ा सा रिपीटेड होने वाला है, पहले भी हम लोगों ने इसको किया हुआ है। खैर जो स्टूडेंट पहली बार प्लेटफॉर्म पे आए हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हो सकता है। डोमिसाइल ऑफ द झारखंड हालांकि रीजनल इशू है, लेकिन इसकी मुझे लगता है नेशनल रेमिफिकेशंस हो सकती हैं, तो इसलिए थोड़ा इसको हम लोग देख लेंगे। न्यू स्टेटस को एट बॉर्डर, ये बॉर्डर है बेसिकली, वो बॉर्डर नहीं है। तो चाइना इंडिया के बॉर्डर पे जो है उसके बारे में बात कर सकते हैं, जो चीजें अभी वहां पे हो रही हैं। ठीक है जी, चलिए लेकिन एक बार फ्रंट पेज पे देख लेते हैं क्या है। तो भैया आपको सबको पता है, पहले हम लोगों ने इसके बारे में बात किया है कि यूक्रेन के अंदर जो है कुछ हिस्सों में जहां पहले रशिया ने अनेक्सेशन कर लिया था, रशिया का कंट्रोल हो गया था, वहां पे यूक्रेन ने जबरदस्त तरीके से कमबैक किया है और कुछ एरिया को बेसिकली छुड़वा लिया है। मतलब रशिया की जो मिलिट्री थी वहां पे कंट्रोल था, भैया वो वहां से भाग गए हैं। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। मतलब सैटेलाइट इमेजेस वगैरह भी दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट सिटी है ये खार्किव। तो खार्किव में एक्चुअली रशिया का कंट्रोल हो गया था, लेकिन अभी कुछ दिन पहले उन्होंने उनको भगा दिया। तो ऐसा एक इमेज बनाई जा रही है रशिया की पूरी दुनिया में, वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा, कि रशिया जो है इस वॉर को लूज कर रहा है। तो उस चक्कर में क्या है ना, अभी मिस्टर पुतिन भाई साहब ने क्या कहा है कि ये जो हमारे पास जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना भाई, वो ऐसे दिवाली पे पटाखे जलाने के नहीं लिए, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं कई बार रैलीज में कि दिवाली पे पटाखे जलाने के लिए नहीं है। तो ऐसे उन्होंने भी बोल दिया ये जो न्यूक्लियर, अगर किसी ने मेरी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को थ्रेट किया, अगर कोई मेरे घर के अंदर घुसा, तो न्यूक्लियर वेपन का ऑप्शन मेरे सामने हमेशा ओपन रहने वाला है। ये उन्होंने साफ साफ कह दिया है। तो इसे ब्लफ मत समझो, ये मत समझो कि सिर्फ वो ऐसे ना वो गीदड़ धमकी है, मतलब डराने के लिए नहीं है भाई, वो यूज करने के लिए है। तो एक तरह से उन्होंने मैसेज दिया है पूरी दुनिया को, और खासकर नाटो को, वेस्ट अमेरिका को और यूरोपियन कंट्रीज को। तो ये थोड़ा सा वहां पे हुआ है और बाकी यहाँ पे कुछ खास था नहीं। ये निज़ाम हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उनकी एक ये तलवार थी जो कि 1905 में यहाँ से ब्रिटेन लेके गए थे। कुछ जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं वो तो यही कहते हैं कि इसको खरीदा गया था, लेकिन ब्रिटेन वाले कैसे खरीदते थे सबको पता है। वो आपकी कनपट्टी के ऊपर गोली रखते थे, बंदूक रखते थे और बोलते थे कि ये जो है इसको डॉक्यूमेंट को साइन करो कि आप अपनी मर्जी से इसको दे रहे हो। ऐसे ही होता था और ऐसा इस केस में भी हुआ होगा। तो उनका कहना है कि भाई इसको अभी इंडिया में वापस लेके आ रहे हैं। तो ये ग्लासगो के अंदर काफी बड़ा म्यूजियम है ब्रिटेन के अंदर, वहां पे इसको रखा गया था। तो अभी फाइनली इंडिया में ये तलवार आने वाली है। तो देखिए स्नेक वाली शेप में है, आप क्लियरली देख सकते हो, कोबरा का जो यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है जी, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का जो बेसिक हमारा पहला टॉपिक है वो है इसरो की टेक्नोलॉजी का। तो इसरो ने जो है एक नई हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को जो है टेस्ट किया है, ताकि फ्यूचर में आने वाली जो हमारे प्रोग्राम्स जाएंगे हम उसमें इसका यूज करते हैं। देखिए हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? हाइब्रिड का मतलब होता है ओल्ड टेक्नोलॉजी प्लस न्यू टेक्नोलॉजी, है ना, कंबाइंड तरीके से काम करता है। जैसे आजकल हम लोग हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन हाइब्रिड हो गया। वर्क फ्रॉम होम ऑफिस, ठीक है, ये भी हाइब्रिड हो गया। तो ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है। देखिए थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि जो एक इंजन होता है, किस तरह से रॉकेट का जो इंजन होता है किस तरह से काम करता है। देखिए रॉकेट के इंजन में एक हमारा मेन फ्यूल होता है और एक ऑक्सीडाइजर होता है। ऑक्सीडाइजर क्या काम होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई करना होता है। आपको पता है कि कोई भी कंबस्शन इस दुनिया में बिना ऑक्सीजन के नहीं हो सकती है। तो उसको अगर फ्यूल को जलाना है तो ऑक्सीजन तो चाहिए। अब ये फ्यूल भी अलग अलग तरह का हो सकता है। ज्यादातर जो ये फ्यूल है वो लिक्विड भी हो सकता है, ये फ्यूल जो है वो सॉलिड भी हो सकता है। लेकिन ऑक्सीडाइजर का काम होता है कि उसको
ऑक्सीजन प्रोवाइड कराए। अब ये जो ऑक्सीडाइजर होता है ये भी अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, ये लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और एक गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। होता क्या है, जब अगर ये ऑक्सीडाइजर गैस की फॉर्म में है तो डेफिनेटली आपको बड़ा सिलेंडर चाहिए होता है क्योंकि एयर तो ज्यादा स्पेस लेती है, लेकिन अगर ये लिक्विड होता है तो कम स्पेस लेता है। उस कम स्पेस की वजह से क्या होता है, हमारे रॉकेट का वजन घट जाता है, तो वो ज्यादा वॉरहेड लेके जा सकता है ना, तो अल्टीमेटली क्योंकि साइज कम हो गया। एक्चुअली जो हमारे रॉकेट्स वगैरह होते हैं ना, इसमें 40% से 50% जो स्पेस होता है, वेट होता है, वो तो सिर्फ फ्यूल का ही होता है। अगर आपने फ्यूल के स्पेस को कम कर दिया, वेट को कम कर दिया, तो डेफिनेटली हमारे रॉकेट की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो ये कुछ कुछ हमारे रॉकेट के अंदर होता है। तो एक बार जब ये फ्यूल जब यहाँ से आता है, एक जगह से आता है, ये रेड वाली लाइन आप यहाँ पे देख रहे हो, और एक तरफ से जो है ऑक्सीडाइजर आता है, तो यहाँ पे ये दोनों मिक्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे कंबस्शन होता है, और जब कंबस्शन होता है तो बहुत पावर के साथ यहाँ से एग्जॉस्ट निकलता है ये नोजल से, और जब एग्जॉस्ट निकलता है तो रॉकेट आगे की तरफ भागता है। यही तो न्यूटन का रूल है ना, अपोजिट इक्वल रिएक्शन होता है। तो जैसे हम लोग बलून के अंदर भी करते हैं, तो बलून को जब छोड़ देते हैं तो पीछे से हवा निकलती है, बलून आगे की तरफ भागता है। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है, बेसिक चीज जो आपको मैंने बताना था। अब इसरो ने यहाँ पे क्या किया है, टेक्नोलॉजी को किस तरह से हाइब्रिड बनाया है। बेसिकली उन्होंने ये कहा है कि जो एज अ सॉलिड फ्यूल हम लोग क्या यूज करते थे, हम लोग यूज करते थे हाइड्रोक्साइल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन, तो ये तो एज अ सॉलिड फ्यूल यूज होगा। लेकिन ऑक्सीडाइजर में हम लोगों ने क्या किया है, लिक्विड ऑक्सीजन डाल दिया है। लिक्विड ऑक्सीजन, पहले क्या होता था, पहले जो हमारा सॉलिड फ्यूल होता था वो होता था अमोनियम पर क्लोरेट एज एन ऑक्सीडाइजर, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये थोड़ा सा बेसिकली हम लोगों ने चेंज किया है उस फ्यूल का जो हम लोग ऑक्सीडाइजर यूज करते थे, क्योंकि ये कम स्पेस लेगा, ठीक है, और ज्यादा पावर भी होती है इसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा डेंस होता है कंपैरेटिवली गैस के। तो वो कुछ कुछ चीजें जो है इन्होंने यहाँ पे कही है। उसके अलावा ग्रीन होता है, इनका कहना है कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल थिंग्स, ठीक है। तो सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड अ हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम दैट यूज्ड अ सॉलिड फ्यूल एंड अ लिक्विड ऑक्सीडाइजर, ठीक है। ऑक्सीडाइजर का नाम क्या है, अमोनियम पर क्लोरेट। ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे याद रख लेना है, बाकी इसमें और कुछ है नहीं, इतना काफी होता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद 19,500 करोड़ पीएलआई प्लान सन शाइन्स ऑन द सोलर सेल यूनिट्स। देखिए सोलर सेल यूनिट के बारे में हल्का सा आपको बताता चलूं कि कहां से कैसे इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए ये हमारे पास फाइनल सोलर सेल का पैनल होता है ना, जो कि हमारे घरों के ऊपर वगैरह लगाया जाता है। इस बड़े सोलर पैनल के अंदर जो है ये छोटे छोटे जो है इस तरह से जो है आप देख सकते हैं सोलर सेल होते हैं। तो बहुत सारे सोलर सेल को कंबाइन करके एक बड़ा सोलर पैनल बनाया जाता है। लेकिन इस सोलर सेल के अंदर क्या होता है, इस सोलर सेल के अंदर जो आप ये देख रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ये इस तरह से जो है सिलिकॉन चिप्स वगैरह होती हैं, ठीक है, क्योंकि ये सेमीकंडक्टर होता है। अब सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस जब करती है इलेक्ट्रिसिटी, तो ट्रांसफर करने के लिए भैया कुछ कंडक्टर वगैरह तो चाहिए ना। लेकिन ये सेमीकंडक्टर जो कहा किसका बना होता है, सिलिकॉन का बना होता है, सिलिकॉन वेफर्स का बना होता है। वेफर समझते हो ना, जैसे आप चॉकलेट कंज्यूम करते हो, टॉफी कंज्यूम करते हो, तो उसके बाहर का जो रैपर होता है उसे वेफर्स भी कह सकते हैं। तो ये सिलिकॉन के वेफर्स होते हैं, क्योंकि एज सिलिकॉन ही एज अ सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है सोलर पैनल के अंदर। और सिलिकॉन कहां से आता है, सिलिकॉन आता है हमारे सैंड से आता है, या जो क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज समझते हो ना, ये चट्टान होती है, रॉक होती है, तो सैंड स्टोन और वो सब वहां से आ सकता है। ये सब सिलिकॉन ही होता है हमारी सैंड के अंदर, है ना। तो वहां से जो है हम इसको पूरा बनाते हैं प्रोसीजर करके, और इस तरह से फाइनली हमारे पास सोलर पैनल बनाया जाता है। अब यह चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसका हम लोग इंडिया से रिलेट कर सकते हैं। देखिए अब ये जो सॉरी, ये सोलर वेफर्स वगैरह होते हैं, इंडिया में आते कहां से हैं, ये आते हैं चाइना से। क्योंकि अभी हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है ही नहीं कि सैंड से हम लोग वेफर बना सकें। और फिर वेफर के बाद जो है जब इसमें कंडक्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, वो भी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। हम लोग चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं, और चाइना के साथ हमारे जो इश्यू चल रहे हैं आपको पता ही है, आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात करते हैं, सारी सारी चीजें। तो उस केस में सरकार ने क्या किया है कि मैन्युफैक्चरर्स को इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो वो इसलिए हम लोग स्कीम लेके आए हैं, 19,500 करोड़ की स्कीम लेके आए हैं। कहा जाता है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, मतलब आप भैया जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ही ज्यादा सरकार आपको इंसेंटिव देगी। इंसेंटिव बहुत सारी चीजों के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी सस्ती मिल सकती है, ट्रांसपोर्टेशन सुविधाएं हो सकती है, टैक्स के अंदर रिलैक्सेशन मिल सकती है ना, एक्सपोर्ट के लिए आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है। इंसेंटिव इस तरह से दिए जाते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ना इन पैनल्स के लिए चाइना के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो सरकार चाहती है कि भाई हम लोग खुद ही सेल्स बनाएं, इग्नोट्स बनाएं, वेफर्स पैनल वगैरह खुद सब बनाएं। आत्मनिर्भर भारत की हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस 19,000 करोड़ रुपए में से 12,000 करोड़ रुपीस हम किसमें दे रहे हैं, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए दे रहे हैं, ताकि जैसे
हम लोग वहाँ पे इसको सेटअप कर सकें, है ना। पॉलीसिलिकॉन जैसे अभी हम लोग ने सेमीकंडक्टर की बात किया, वो प्रोड्यूस कर सकें, वेफर्स को प्रोड्यूस कर सकें, क्योंकि वेफर रॉ मटेरियल होता है सोलर पैनल के लिए। तो उस तरह की चीजें हम लोग और ये क्यों करना है हमें? देखिए, एक तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम करनी है, हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करना है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी जॉब्स भी जनरेट होंगी, टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, है ना, प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा हमारा जो गोल है क्लाइमेट चेंज को लेके, हमारा गोल है ना कि 2030 तक हमें 500 गीगावाट बिजली पैदा करनी है नॉन फॉसिल फ्यूल से, तो वो भी हम लोग कहीं ना कहीं अचीव कर सकते हैं। तो लेट्स सी, अभी तो स्कीम आई है, अगले 2-4 साल, 5 साल में, 10 साल में कहाँ ये स्कीम कितना सक्सेसफुल होती है, वो काफी देखना यहाँ पे रहेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। रिसेशन अनलाइकली टू हिट इंडिया एज इट्स नॉट कपल्ड विद द ग्लोबल इकोनॉमी। लास्ट टाइम इंडिया में जब रिसेशन हुआ था तो वो जब कोविड चला था तो उस समय डेफिनेटली रिसेशन हुआ था। रिसेशन का यूजुअली मतलब होता है कि जब 2 क्वार्टर मतलब 6 महीने तक अगर आपकी इकोनॉमी श्रिंक होना शुरू हो जाती है तो उसे हम लोग रिसेशन बोलते हैं, टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं, मतलब प्रॉपर रिसेशन बोलते हैं। तो S&P जो कि स्टैंडर्ड एंड पुअर एक दुनिया की बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसीज है, इसने कहा है कि भैया इंडिया में रिसेशन के 0% चांस हैं। ठीक है, हालांकि आ सकता है क्योंकि इकोनॉमी में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, लेकिन इसका रीजन क्या है? देखिए, रिसेशन तब आता है जब दुनिया में कुछ भी हो रहा हो नेगेटिव इकोनॉमिकली और वो आपकी कंट्री को इंपैक्ट करे, अमेरिका में, यूरोप में, रशिया में जो भी हो रहा है, अगर वो इंडिया की इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है तो डेफिनेटली हमारे यहाँ पे भी नेगेटिव इंपैक्ट होता है। हालांकि हमारे यहाँ पे इंपैक्ट हो रहा है लेकिन इकोनॉमी माइनस में नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि इंडिया की जो इकोनॉमी है ना वो पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड नहीं है, पूरी तरह से दुनिया की इकोनॉमी के साथ 100% सिंक नहीं है, क्योंकि हमारे पास डोमेस्टिक डिमांड ही भैया इतनी सारी है। समझ रहे हो, हम लोग जो भी प्रोड्यूस करेंगे उसको डोमेस्टिकली कंज्यूम कर सकते हैं। तो बाहर की दुनिया के साथ हम लोग ज्यादा इंटीग्रेटेड नहीं है, इसलिए दुनिया में जो कुछ भी होता है इकोनॉमिकली हमारे ऊपर इंपैक्ट तो होता है, लेकिन उतना नहीं होता है जितना यूरोप के अंदर होता है। अब मान के चलिए कि अमेरिका में अगर कोई बैंक अगर वो बैंकरप्ट हो जाता है तो भैया आधा यूरोप की जो है लंका लग जाती है, क्योंकि पूरा यूरोप जो है अमेरिका के साथ कनेक्टेड है बैंक, लेकिन हमारे बैंक्स नहीं है, हमारी इकोनॉमी नहीं है। अब मान के चलिए ब्रिटेन को मान के चलिए, अगर ब्रिटेन कुछ भी मैन्युफैक्चर करता है, अब उसकी पॉपुलेशन तो कम है तो वो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज के अंदर, क्योंकि डोमेस्टिक डिमांड कम है। लेकिन इंडिया में तो भैया करोड़ों लोग रहते हैं, तो हम लोग कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे तो खुद ही उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो है इंडिया, चाइना, वियतनाम, फिलीपींस से जो कंट्री है ना, यहाँ पे इन्फ्लेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो S&P ने इसके बारे में कहा है। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग टर्म है जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। तो ये भी इन्फ्लेशन से ही रिलेटेड है। तो इन्फ्लेशन के रिगार्डिंग बहुत सारी टर्म्स होती हैं, डिफ्लेशन, रीफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन, श्रिंकफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, है ना, गैलपिंग इन्फ्लेशन, बहुत सारी इन्फ्लेशन के टर्म्स होती हैं। तो आपने वो शायद आपने बेसिक चीजों में पढ़ा होगा। श्रिंकफ्लेशन के बारे में आपको बता देता हूँ क्या होता है। देखिए, श्रिंक का मतलब होता है जब किसी चीज का साइज या उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, उसे कहते हैं श्रिंक होना, है ना। जैसे एक बहुत मोटा आदमी होता है, वो जिम विम करता है, वो करता है तो वो भी पतला हो जाता है, तो वो भी श्रिंक होता है, उसका साइज छोटा हो गया। तो ये है श्रिंकफ्लेशन। देखिए, पार्ले जी का आपको एग्जांपल देता हूँ। पार्ले जी बचपन में आपने खाया होगा, हमने भी खाया था, हमारे फादर ने भी खाया था, राइट। पार्ले जी तो हम खाते ही रहते हैं, हमें इतने टाइम से। पहले क्या होता था, पार्ले जी का जो बिस्किट वो 5 रुपए का आता था, ठीक है। और पार्ले जी के 5 रुपए के बिस्किट में जो है वो 15 बिस्किट आया करते थे। पार्ले जी का पैकेट खूब बड़ा हुआ करता था। आज भी पार्ले जी का पैकेट 5 या 6 रुपए का आता है, लेकिन इसके अंदर बिस्किट सिर्फ 4-5 आते हैं। तो प्राइस तो उतना ही है लगभग लगभग, लेकिन उन्होंने साइज कम कर दिया, श्रिंक हो गया। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। ऐसे ही आपने चिप्स वगैरह में भी देखा होगा, राइट। क्या होता है चिप्स में? पैकेट का साइज उतना ही है, इवन पैकेट का साइज बढ़ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ चिप्स हैं भाई वो गिने चुने रह गए हैं। बचपन में हम जब लेस वगैरह ये लेके आते थे तो हम लोग 4-5 बहन भाई थे, सबको थोड़ा थोड़ा हम देते थे, सब लोग उसमें खुश हो जाते थे। आज के टाइम में लेस में कुल मिला के 5 या 6 तो चिप्स आते हैं, है ना। आप अकेले ही कंज्यूम नहीं कर सकते, दूसरों के साथ तो क्या ही शेयर करोगे। लेकिन पैकेट का साइज बहुत बड़ा है भैया, हवा भर के बेच रहे हैं, एयर, खाली हवा। इसे कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। जब आपके प्रोडक्ट का साइज या उसकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाती है, इसे अब आप सोच रहे होंगे चलिए कंपनी ऐसा क्यों करती है, वैसे तो आप समझ ही गए होंगे क्यों करती हैं, ताकि जनता के मन में ये मैसेज जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट महंगा नहीं हो रहा है। तो जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, देखो दुनिया में तो महंगाई बढ़ रही है, लेकिन ये कंपनीज अपने प्राइस को इंक्रीज नहीं करती हैं ताकि लोगों को ये लगे कि ये चीज महंगी नहीं हो रही है, इसलिए उसको वो खरीदते रहते हैं। अब 5 रुपए का पार्ले जी है,
महंगाई बढ़ गई, 10 साल पहले भी महंगाई कुछ और थी, आज महंगाई कुछ हो रहा है, लेकिन पार्ले जी आज भी 5 रुपए का मिल रहा है। हमारे दिमाग में ये मैसेज आता है कि पार्ले जी के ऊपर महंगाई का फर्क नहीं पड़ रहा है, तो एक उससे अच्छी फीलिंग आती है। इसीलिए जो है सारी चीजें की जाती हैं। सेम प्राइस में आपको वही चीज दी जाती है, उसके साइज को कम करके, उसकी क्वांटिटी को कम करके। इसका कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। क्या कहा जाता है? श्रिंकफ्लेशन। लेकिन कंपनी ऐसा करती क्यों है? कंपनी ऐसा इसीलिए करती हैं ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाए। भैया सीधी सी बात है, जब टाइम बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल का प्राइस भी बढ़ेगा, लेबर की वेजेस भी बढ़ेंगी, टैक्स बढ़ता है, लैंड का रेंट बढ़ता है। सीधी सी बात है भाई, बिस्किट को बनाने के लिए जो भी इंग्रेडिएंट चाहिए वो तो महंगे होंगे ही ना। तो कंपनी क्या करती हैं, उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है उसको ऑफसेट करने के लिए चीजों की क्वांटिटी कम कर देती हैं, लेकिन प्राइस कम नहीं करती हैं। वैसे तो प्राइस बढ़ा सकते थे, मतलब प्राइस बढ़ाते नहीं है, वैसे तो प्राइस बढ़ा सकते थे ये बोल के कि देखो मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गया तो मैंने प्राइस बढ़ा दिया। लेकिन अगर आप प्राइस बढ़ाओगे तो जनता दूसरे प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, है ना, वो पार्ले जी की जगह भैया कुछ और खरीदने लगेंगे। इसे कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। अब इन्फ्लेशन में क्या क्या इंपैक्ट होते हैं आपको पता है, कई तरह की इन्फ्लेशन होती है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुल, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन करा वो सब होती है। ठीक है, तो हम लोग जो रेंट देते हैं, फूड कंज्यूम करते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह वो सब देते हैं, सबके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। लेकिन श्रिंकफ्लेशन ना कहीं ना कंज्यूमर के साथ धोखा होता है। धोखा ही हुआ ना ये, कि आप उनको पागल बना रहे हो, क्योंकि ये जो साइज है ना अचानक से रिड्यूस नहीं किया जाता है, थोड़ा 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 करके साइज रिड्यूस किया जाता है। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि पार्ले जी के अंदर कब बिस्किट कम हो गया। और कई बार तो ये लोग क्या करते हैं, मैंने एक ऐड देखा था थोड़े समय पहले, एक शैम्पू का ऐड देखा था, उस शैम्पू के ऐड पे लिखा होता हुआ 20% मोर, ऐसे चिप्स वगैरह के ऊपर भी लिखा होता है 10% मोर, लेकिन ये नहीं बताते भाई क्या मोर क्या मोर? एयर मोर, क्योंकि प्रोडक्ट तो आप कम कर रहे हो, उसके अंदर जो शैम्पू था, चिप्स था, वो तो आपने कम कर दिया। 20% मोर एयर, आपने उसका साइज बढ़ा दिया। तो ये क्या है? ये डिसीव किया जाता है कंज्यूमर को, धोखा दिया जाता है उसके साथ। ठीक है, तो इसे कहा जाता है श्रिंकफ्लेशन। क्या कहा जाता है? श्रिंक। ध्यान रखना आपने, बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है श्रिंकफ्लेशन। कंपनियां यूजुअली इसीलिए भी करती हैं क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ जाता है, तो दूसरी कंपनीज के साथ कंपीट करना पड़ता है, अपने कंज्यूमर बेस को इंटैक्ट रखना पड़ता है, तो उसकी वजह से भी कंपनी सारी चीजें करती हैं। लेकिन ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है बेसिकली कंज्यूमर को लेके। हालांकि कंज्यूमर के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन होता है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सारी की सारी, लेकिन कहीं ना कहीं वेरी वेल ये सब चीजें वहां पे होती हैं। तो जैसे कैडबरी मिल्क का इन्होंने एग्जांपल दिया। कई बार क्या करती हैं कंपनीज, अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए और भी चीजें अपनाती हैं, जैसे उसकी पैकेजिंग घटिया क्वालिटी की कर देती हैं। कैडबरी का एग्जांपल है इन्होंने। तो पहले क्या होता था, कैडबरी के अंदर उसकी जो चॉकलेट होती थी, चॉकलेट के ऊपर जो है एक जो है ऐसे करके एक कवर करने के लिए जो है एक वेफर टाइप का होता था, ताकि उसकी क्वालिटी रिड्यूस ना हो। उसके बाद जो है मेजर पैकेजिंग होती थी, जो लेकिन अभी वो अंदर वो पेपर सा होता था, कपड़े से का थोड़ा कागज का वैसा रहता था, लेकिन उन्होंने खत्म कर दिया। अभी आप जो है खोलिए कैडबरी को, सीधा चॉकलेट आती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। उससे चॉकलेट की क्वांटिटी इंटैक्ट रहती थी, लेकिन चॉकलेट वाले ने उसको हटा दिया, क्योंकि वो अपने एक्सपेंसेस को कम करना चाहते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें भी की जाती हैं। तो इससे यूजुअली क्या होता है, कंपनी क्या करती हैं, अपने कंज्यूमर के साथ प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं करती हैं कि हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उससे जो है कंज्यूमर फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है ब्रांड के ऊपर। वो सारी सारी चीजें आपको पता है, क्योंकि हम लोग इस सब चीजों का यूज करते ही हैं। तो आई थिंक आपको ये चीजें पता चल गई होंगी कि क्या होता है श्रिंकफ्लेशन। तो थोड़ा सा डॉक्यूमेंट आपको दिया हुआ है, बाई चांस आपको पढ़ना है तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। चलिए जी, थोड़ा सा टॉपिक है, हल्का हल्का दो लाइन का बताऊंगा आपको बस। हाउ विल स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द डाइवर्सिटी व्हेन नन इज अलाउड इन द क्लासरूम। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है सरकार को कि भाई जब आप स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं करोगे क्लास में जो हिजाब पहन के आई हैं, तो डाइवर्सिटी कैसे सीखेंगे बच्चे। डाइवर्सिटी तक मतलब ये होता है ना कि आप अलग अलग कल्चर के लोगों को बिठाइए एक साथ, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, आप उनकी रिस्पेक्ट करिए, वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। लेकिन जब बच्चों को क्लास में अलाउ ही नहीं करेंगे बिकॉज ऑफ देयर रिलीजियस बिलीव्स, तो कैसे काम चलेगा। हाँ, सरकार ने कहा कि देखिए सर, हम लोग यूनिफॉर्म ना इससे यूनिफॉर्मिटी आती है ना। तो कोई भी रिलीजन, सिर्फ हिजाब ही नहीं, ठीक है, जैसे आप और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो है ड्रेस कोड्स होते हैं, उनकी अलग ड्रेसेस होते हैं। कहता कोई भी अलाउड नहीं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिजाब अलाउड नहीं है, ठीक है। एक प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है स्कूल की, वो पहनी जाती है और हमेशा से इसको फॉलो करते रहे हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि भाई बच्चे डाइवर्सिटी नहीं सीखेंगे। जब बच्चा जैसे स्कूल, हमारी कंट्री से ज्यादा डाइवर्सिटी कहीं हो ही नहीं सकती।
बच्चा जैसे ही स्कूल से निकलता है उसको दुनिया भर की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये इन्होंने कहा है, ठीक है। तो इन्होंने कहना है भैया क्लासरूम के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, जहाँ पे रिलीजियस चीजों का कम से कम यूज हो। ये सरकार का आर्गुमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्गुमेंट दिया है। लेट्स सी फ्यूचर में क्या होता है। विल ईडब्ल्यूएस कोटा कट शेयर द पाई ऑफ द दोस कंपीटिंग ऑन द मेरिट, आस्क सीजीआई। तो देखिए रहता क्या है कि जो 50% का कोटा हमारे पास होता है, राइट, 50% का कोटा हमारे पास होता है, जो 50% तो रिजर्व हो गया, 50% जो है नॉन रिजर्व हो गया। अब इस 50% के नॉन रिजर्व के अंदर जो है एससी कैटेगरी भी compete कर सकते हैं, एसटी भी compete कर सकते हैं, ओबीसी भी compete कर सकते हैं ना, और जनरल कैटेगरी भी compete करती है इस 50% के अंदर। क्योंकि ये जो 50% रिजर्व कैटेगरी को दिया जाता है, ये इसे बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, बोलते हैं अफर्मेटिव एक्शन, जो कि पिछड़ा वर्ग होता है उसको ऊपर उठाने के लिए। ये जो 50% बाकी है ये दिया जाता है मेरिट के बेसिस पे, ठीक है। आप पढ़िए लिखिए, नंबर लेके आइए, एडमिशन लीजिए। तो अब ये 50% किसके लिए, मेरिट के लिए, ध्यान देना इस बात को, मेरिट के लिए है। अब इस 50% में भी क्या किया सरकार ने, 10% जो है वो निकाल दिया अलग से अभी ईडब्ल्यूएस कोटा में। तो ये कितना बचा, 40% बचा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी के अपने मेरिट के ऊपर आते थे मार्केट में, एडमिशन लेना हो चाहे जॉब्स करना हो, आपने उनका तो शेयर काट दिया ना आपने, है ना। उनका वो जो मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, क्वालिटी है जिनके पास, उनका तो आपने 10% काट दिया। तो इनके साथ भी अन्याय हो गया, उन 50% बच्चों के साथ जो ऑलरेडी compete करते थे मेरिट के बेसिस पे, तो मेरिटोरियस स्टूडेंट। तो ये जो है उन्होंने बेसिकली यहाँ पे इस आर्गुमेंट को कहा है। अब इसमें सरकार का क्या कहना है, उन्होंने कहा कि देखिए साहब 50% तो बच्चों को ऑलरेडी मिल ही रहा था, ये 50% हम लोग सिर्फ उन बच्चों को दे रहे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग काट नहीं रहे हैं किसी का शेयर, ठीक है, बल्कि 40% जो है जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उसके अंदर लड़े, क्या दिक्कत है। अभी देखना रहेगा कि भाई आगे क्या होता है इसमें। हालांकि अभी तो आर्गुमेंट और ज्यादा चलेंगे यहाँ पे आने वाले समय में, लेट्स होप कुछ ना कुछ निकले यहाँ से बढ़िया। ठीक है जी, चलिए एडिटोरियल से पहले आपको थोड़ा एक्सप्लेनर करा देता हूँ। एक दो एक्सप्लेनर आए हैं ढंग के, इतने ढंग के भी नहीं, मतलब ठीक ठाक से ही है, पहले हम इसको कर चुके हैं। तो रूल्स फॉर द आइडेंटिफाइंग क्रिमिनल्स, ठीक है जी। देखिए आपने फिल्मों में देखा होगा ना, जब सनी देओल को पकड़ के लेके जाते हैं घायल दुनिया भर की फिल्मों में, तो जैसे ही पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं तो पुलिस स्टेशन पे ऐसे एक पेपर होता है ना, उसके ऊपर उनके अंगूठे का साइन ले लिया जाता है, हाथ का निशान ले लिया जाता है पूरे का पूरा, पैरों के निशान ले लिए जाते हैं, राइट। आपने पुरानी फिल्मों में भी सब देखा होगा। तो होता क्या है, ये किसी भी क्रिमिनल का रिकॉर्ड लिया जाता है जब वो क्रिमिनल जेल के अंदर पहुंचता है। हालांकि फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा होता नहीं है। पुराने रूल के हिसाब से क्या होता था, जो आदमी कन्विक्ट होता है, जिसको सजा मिल चुकी होती है, आप सिर्फ उसी का रिकॉर्ड ले सकते हो, ठीक है। आपने उसका फिंगरप्रिंट ले लिया, फुटप्रिंट ले लिया, सिग्नेचर, वो सब उस टाइम लिया जाता है। लेकिन अब ये जो लिए जाते हैं सब कुछ मेजरमेंट, ये कौन से कानून के तहत लिए जाते हैं, 1920s में हमने एक एक्ट बनाया था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स, जिसमें उनका फिंगर इंप्रेशन, फुटप्रिंट इंप्रेशन, उनका फोटोग्राफ, ठीक है, इस तरह की चीजें ली जाती थी। सरकार ने ये कहा कि यार ये 1920 तो बहुत पुराना हो गया ना, 100 साल से भी पुराना हो गया, नहीं टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, टेक्निक्स चेंज हो गई हैं, लोगों के क्राइम करने का तरीका भी चेंज हो गया है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई है, इसीलिए हम लोग इसको चेंज करने की जरूरत है। तो नए कानून के हिसाब से, नए रूल्स के हिसाब से क्या होगा, हम लोग आपका फिंगर इंप्रेशन भी लेंगे, पाम इंप्रेशन भी लेंगे, फुटप्रिंट का इंप्रेशन भी लेंगे, फोटोग्राफ भी लेंगे, आइरिस स्कैन भी करेंगे भैया, रेटिना स्कैन भी करेंगे, कुछ बायोलॉजिकल सैंपल, ब्लड सैंपल वगैरह भी आपका लिया जा सकता है, कुछ बिहेवियरल एट्रीब्यूट जैसे आपका हैंड राइटिंग हो गया, आपका सिग्नेचर हो गया, वो सब भी लेंगे, ठीक है। लेकिन अब ये तो ले लिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न समय है, चीजें चेंज हो गई हैं। यहाँ पे जो कंट्रोवर्शियल चीज है वो पता क्या है, उन्होंने ये कहा कि हम लोग सिर्फ कन्विक्ट का ही नहीं लेंगे, मतलब जिसको सजा मिल चुकी है, हम अक्यूज्ड का भी लेंगे, जो डिटेनीज होते हैं, जो पुलिस पकड़ के ले आती है ना, उनका भी लेंगे। यहां पे दिक्कत क्रिएट हो गई। इसमें लोग ये कह रहे हैं कि भाई इससे तो सरकार जो है अपने ओपोनेंट्स को पकड़ लेती है, पकड़ को लेके आएगी, उनका सारा जो है डेटा ले लेगी, तो उनकी राइट टू प्राइवेसी का क्या हुआ, और हो सकता है वो आदमी इनोसेंट हो। अब सरकार के पास एक डेटा आ जाता है, वो उसको डिस्ट्रॉय कैसे करेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हालांकि ये पूरा डेटा कलेक्ट वगैरह करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हमारे एनसीआरबी के पास है, बट इसका मिसयूज तो डेफिनेटली हो सकता है ना, ये इनका कहना है। तो भाई इसके अंदर चेंज मत, अगर आपको टेक्नोलॉजी के हिसाब से चेंजेस करने ही है तो करिए, क्या दिक्कत है। जो आदमी कन्विक्ट हो जाता है, जिसको सजा मिल चुकी है, आप उसका डेटा लीजिए, कोई समस्या नहीं है।
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास ही बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे रहने वाली है, तो इसलिए थोड़ा इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। पहले पास्ट में इसको हम लोग कर चुके हैं, इसलिए देखिए पुराना कंटेंट मुझे मिल गया था जो हम लोगों ने पहले किया हुआ है, तो थोड़ा सा आप जो है इसको जाके भी देख सकते हैं आपके अपने हिसाब से। ठीक है जी। एक छोटी सी न्यूज है यहाँ पे झारखंड से जो आती है। एक्चुअली ये काफी पुराना मुद्दा है झारखंड के अंदर, कि भाई झारखंड के अंदर देखिए, झारखंड में जो है शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं, तो झारखंड की सरकार हमेशा उनके लिए सेंसिटिव रहती है। झारखंड की सरकार का ये कहना है कि झारखंड में इतना सारा माइग्रेशन हुआ जब झारखंड वॉज अ पार्ट ऑफ बिहार, और उससे भी पहले, कि वहां की जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज हैं उनकी संख्या कम हो गई है, उनका कल्चर चेंज हो रहा है। तो इनका यह कहना है कि जो झारखंड के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनको डोमिसाइल दिया जाए। लेकिन डोमिसाइल की डेट क्या होगी? इन्होंने कहा भैया 1932। तो आदिवासी और जो मूलवासी, ठीक है, कि जो लोग 1932 से पहले झारखंड में रहते थे वो तो झारखंड के हैं, जो उसके बाद में आए हैं वो आउटसाइडर्स हैं। 1932 इन्होंने डेट डिसाइड कर लिया, ईयर। अब आप सोच रहे हो कि 1932 में ऐसा क्या खास बात है? ऐसा है क्योंकि पहली बार जो है ब्रिटिश टाइम में 1932 में जो है सर्वे किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइब्स एंड कास्ट, इसीलिए जो है यहाँ पे किया जा रहा है। फिर वहां पे सेंसस वगैरह भी किया गया 1932 वगैरह में, इसलिए इन्होंने कहा कि भैया 1932 का रिकॉर्ड हमारे पास है। अभी आप सोच रहे होंगे सर कि इतना पुराना रिकॉर्ड किसके पास होगा? सीधी सी बात है, रिकॉर्ड गुम हो गए होंगे, जल गए होंगे, बाढ़ वगैरह कितना आता है, पानी में बह गया होगा, इतनी पुरानी बात है, 90 साल हो गए उस बात को। हाँ, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपका रिकॉर्ड वगैरह खत्म हो गया, आपके पास नहीं है, तो आपकी जो ग्राम सभा है, ठीक है, ग्राम सभा में तो लोगों को पता होता है, ठीक है, उसका रिकॉर्ड आप देख सकते हो, है ना, उनकी मंजूरी से आप जो है यहाँ पे ले सकते हो। तो ये इन्होंने जो है यहाँ पे कुछ कुछ चीजें कही हैं, लेकिन इसका विरोध तो डेफिनेटली होना ही है। पहली बात, इन्होंने विरोध ये करके कहा है कि झारखंड के अंदर जो सर्वे किया गया है वो सिर्फ 1932 में ही नहीं किया गया, दो चार अब अंग्रेज क्या करते थे, सारे झारखंड में एकदम से उन्होंने नहीं किया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में 1932 में कर दिया, कुछ डिस्ट्रिक्ट में 1941 में कर दिया, कुछ में जो है 1934 में कर दिया। तब कैसे पता लगाओगे भाई कि कौन सा सर्वे जो है वो प्रॉपर है? दूसरी बात, कई सारी डिस्ट्रिक्ट ऐसी हैं वहां पे, जैसे सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, ठीक है, सरायकेला, यहाँ पे जो है सर्वे 1964-65 में हुआ, इससे पहले हुआ ही नहीं। अब इनके पास तो 1932 का रिकॉर्ड होगा नहीं, तो ये लोग तो बेचारे बेघर हो जाएंगे। तो 40 से 45 लाख लोग ऐसे हैं जिनके पास इतना पुराना रिकॉर्ड है ही नहीं, उनके पास 64 का रिकॉर्ड है। तो दिक्कतें बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए इसको जो है काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इसको जो है जब 2000 में सेपरेट स्टेट बना था झारखंड, उस समय भी ये मुद्दा आया था, लोग सड़कों पे आ गए थे, राइट्स वगैरह, वायलेंस खूब सारा हो गया था। 2014 में भी ऐसा ही हुआ था, खूब सारा वायलेंस वगैरह हुआ था, अभी भी ऐसा ही होगा, ठीक है। कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं कि भैया जो डोमिसाइल की डेट है वो आप 1985 करिए। भैया 1932 तो बहुत पुराना हो गया, तो जो लोग इतने समय से झारखंड में रहते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो तो आउटसाइडर हो जाएंगे फालतू में। तो कुछ कुछ कंट्रोवर्सी यहाँ पे चलेगी, अभी देखना रहेगा कि इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है। ठीक है जी, चलिए। तो आज का जो एडिटोरियल है, बेसिकली वैसे आज दो एडिटोरियल आए थे, एक ये वाला आया था जिसमें हामिद अंसारी जी, हमारे फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने लिखा था। लेकिन जब मैंने इसको पढ़ने की कोशिश करी आर्टिकल को, तो ऐसी चीजें मुझे कुछ खास दमदार लगी नहीं। हालांकि आपके पास समय है, हालांकि आप पढ़ सकते हो एडिशनल आर्टिकल के तौर पे, लेकिन हालांकि ये भी कोई बहुत दमदार नहीं है सच, बट स्टिल थोड़ा हम लोग देख सकते हैं। तो स्टेटस को का मतलब क्या होता है आपको पता है? स्टेटस को का मतलब होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं स्टेटस को? यथास्थिति, मतलब जैसा है वैसा रहने दो, उसको स्टेटस को कहते हैं। उसको हिलाओ मत, चेंज मत करो, मॉडिफाई मत करो, ऑल्टर मत करो, इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस को। तो इन्होंने ये कहा है कि भैया देखिए, अभी चाइना के साथ कितने समय से पंगा चल रहा था हमारा 2022 के बाद से, जब ये अभी एससीओ की मीटिंग हुआ उससे पहले थोड़ा सा डिसएंगेजमेंट हुआ है। तो पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से थोड़ा सा डिसएंगेजमेट हुआ है, उनकी फोर्स पीछे चली गई है, हमारी फोर्स थोड़ा सा पीछे चली गई है, और वहां पे एक बफर जोन क्रिएट कर दिया गया है। हालांकि लद्दाख के कुछ गांव में अभी कुछ न्यूज चैनल वगैरह गए थे, तो वहां पे लोग बता रहे हैं कि पहले जहां पे अपनी भेड़ बकरियों को लोग चराने लेके जाया करते थे, है ना, हमेशा से, वहां पे अभी रोक लगा दी गई है क्योंकि उसको बफर जोन क्रिएट कर दिया गया है। तो ये तो इंडिया को नुकसान हो गया ना, चाइना तो यही चाहता था। तो स्टेटस को का मतलब तो ये होता है कि भैया जो चीजें पहले थी उतनी रहने दो, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं है क्योंकि नया बफर स्टॉक आपने क्रिएट कर दिया है। तो ये जो है इन्होंने कहा है कि भाई द टेंटेटिव कंसिलिएटरी स्टेप्स बिटवीन टू न्यूक्लियर आर्म राइवल्स आर इंपॉर्टेंट बट दे कैरी अ रिस्क। रिस्क है इसके अंदर, खासकर इंडिया के लिए रिस्क है। क्या रिस्क है, थोड़ा इश्यूज क्या क्या आपको बता देता हूं।
पहली बात तो नए बफर जोन का क्रिएट करने का मतलब ये है कि भैया इंडिया के लोग वहां पे नहीं जा सकते, जबकि पहले हम लोग जाया करते थे। तो एक तो हमारी टेरिटरी तो थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे हुआ ही है। हालांकि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कोई आया नहीं है, लेकिन सैटेलाइट इमेज से साफ साफ पता लगता है भैया वो बहुत अंदर आ चुके थे, अभी थोड़ा सा पीछे गए हैं। लेकिन अभी भी कुछ एरिया ऐसे बने हुए हैं जहां पे बातचीत हो ही नहीं रही है, जैसे दैपसोंग वाला एरिया है, यहाँ पे तो बात हम लोग कर ही नहीं रहे हैं, एक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारे यहाँ पे समस्या है। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि बफर जोन एंड द दैपसोंग स्टेटस बोथ सूट चाइना। तो यही चाहता था, चाइना तो चाहता यही था कि नया बफर जोन क्रिएट हो इंडिया वाली साइड में। ठीक है, तो चाइना का ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे फुलफिल हो गया। एक तो इन्होंने ये बात कही है। दूसरा इन्होंने ये कहा कि देखो 2022 से पहले जो स्टेटस को था, 1985 में जो स्टेटस को था, और अभी 2022 में जो स्टेटस को है, ये सब स्टेटस को आपस में डिफरेंट है। समझ रहे हो? तो पुराना जो स्टेटस को था 1985 वाला, आप उसको अभी अचीव नहीं कर सकते। मतलब हमारे वहां पे जो गांव हैं वो अपने भेड़ बकरी चराया करते थे, अभी आप वहां पे लेके नहीं जा सकते, सीधी सी बात है, क्योंकि वहां पे बफर जोन क्रिएट हो गया है। दूसरा इसका एक बड़ी दिक्कत यहाँ पे ये हुई है कि दोनों साइड से उन्होंने भैया बॉर्डर वाले एरिया में भयंकर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है। रोड्स आपने बना दिया, एयर स्ट्रिप्स आपने बना दी, रेलवे लाइन तक आपने बिछा दी है। ये चाइना ने भयंकर काम कर दिया। भाई सीधी सी बात है, उनके पास पैसा ज्यादा है तो हेलीपैड, रोड्स वगैरह, कम्युनिकेशन उन्होंने ज्यादा बनाया है हमारे कंपैरिजन में, है ना। वो दुनिया की भैया नंबर 1 पावर्स में से है। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे फ्यूचर को लेकर टेंशन क्रिएट हो जाएगी, है ना। अरुणाचल प्रदेश वाले में अभी भी दिक्कत है, चाइना अभी भी अरुणाचल प्रदेश को अपना ही पार्ट मानता है। तो दिक्कतें हैं, कुछ चीजें सोल्व होती नजर आ रही हैं, लेकिन वो सिर्फ शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में नहीं। इसका स्ट्रेटेजिक इंप्लीकेशन क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस पूरे आर्टिकल का। इन्होंने ये कहा कि पिछले 2 सालों से इंडिया की प्रायोरिटी क्या रही, लैंड। हमारी एयर प्रायोरिटी ना तो एयर रही और ना ही एयर प्रायोरिटी हमारी वाटर रही। तो नेवी और एयरफोर्स के ऊपर हम लोग ज्यादा फोकस कर ही नहीं पाए। सारा ध्यान हमारा चाइना की तरफ था, लैंड की तरफ था। इवन जो हमारा स्ट्राइक कॉर्प था, जो पाकिस्तान की तरफ बेस्ड था, वो भी हम लोगों ने चाइना की तरफ उसको शिफ्ट कर दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से हमारा ध्यान थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि चाइना के ऊपर हम लोग फोकस करने लगे, राइट। नई आर्टिलरी, फाइटर जेट्स, ड्रोन्स वगैरह हम लोगों ने सब चाइना के बॉर्डर पे लगा दिया। पाकिस्तान का बॉर्डर हमारा थोड़ा अनसेफ हो गया। ये भी है कि यहाँ पे बड़ी दिक्कत है। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा कि क्योंकि हम लोग सारा ध्यान चाइना की तरफ चला गया था, तो इंडियन ओशन को कहीं ना कहीं हम लोगों ने इग्नोर कर दिया। आप बोलोगे सर ऐसी बात तो नहीं है, अभी तो हम लोगों ने आईएनएस विक्रांत लेके आए हैं। लेकिन भाई विक्रांत अब थोड़ी लाए हैं ना, विक्रांत के ऊपर तो 2009 से काम चल रहा था। ये तो बॉर्डर क्राइसिस होने से बहुत पहले का प्रोजेक्ट था ना। लेकिन जब से चाइना के साथ टेंशन हमारी शुरू हुई है, जो डोकलाम से, तब से तो हम लोग कुछ फोकस नहीं कर पाए ना। कोई नया तो प्रोजेक्ट हम लोग नेवी के लिए नहीं लेके आए, ना एयरफोर्स के लिए लेके आए हैं। इवन जो रफेल है वो भी काफी पुराना प्रोजेक्ट था हमारा। तो सारा ध्यान हमारा यहाँ चला गया, और चाइना यही चाहता था। उस बीच में चाइना ने जिबूती में बहुत बढ़िया काम किया, इंडियन ओशन रीजन में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को इंक्रीज कर दिया। तो चाइना कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो है अपनी पोजीशन में नजर आ रहा है। अब हम लोग इससे क्या लेसन ले सकते हैं, क्या हमारा वे फॉरवर्ड हो सकता है। पहली बात तो इंडिया को छोटे छोटे 2-3 साल के टर्म में नहीं सोचना चाहिए। चाइना के साथ हमारा क्लैश बहुत पुराना था और आगे भी चलेगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से हमारी मिलिट्री को, हमारे डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी बात, इंडियन ओशन रीजन के अंदर सिर्फ नेवी के बेसिस पे नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाने की भी जरूरत है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस समझते हो ना, जैसे भैया श्रीलंका, सेचल्स, मालदीव्स, ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, इनके साथ पॉलिटिकल एंगेजमेंट बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, ताकि अगर फ्यूचर में कोई ऐसा क्लैश होते हैं तो ये हमारे साथ खड़े रहेंगे। ये भी करना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भरता और डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में ना लोगों के मिक्स रिव्यू हैं। देखिए आत्मनिर्भरता की वजह से क्या हुआ ना, हम लोगों ने बहुत सारे फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, कैंसिल ही कर दिया। हम लोग अपनी डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी को डेवलप करना चाहते हैं, लेकिन डिफेंस टेक्नोलॉजी भैया कोई 2-4 साल में डेवलप नहीं होती है। इसको डेवलप होने में 20, 30, 40, 50 साल लग जाते हैं। अमेरिका को देखो कितने साल लगे अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजी को यहां तक पहुंचाने में। चाइना को जो है पिछले 30, 40, 50 साल लग गए। तो आत्मनिर्भरता की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को जो है कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो हाइब्रिड करिए ना, बाहर से प्रोक्योर भी करिए, खुद का डेवलप भी करिए,
समय लीजिए। तो ये भी कहा इन्होंने, थोड़ा सा इसको रीथिंक करने की जरूरत है आत्मनिर्भर भारत को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के चैलेंजेस को थोड़ा सा नेशनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम लोग करेंगे। हमारा जो स्ट्रेटेजिक असेसमेंट है, जो पॉलिटिकल बैलेंस है, उन दोनों को बनाने की रिक्वायरमेंट है, साथ के साथ अपने डिफेंस फोर्सेस को मॉडर्नाइज करने की भी रिक्वायरमेंट है, जिसमें जो है न्यूक्लियर वेपन्स का भी हम मेंशन जो है यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें थी डेफिनेटली जो हमें देखना रहेगा। जो है थोड़ा सा अगर आपको कोई आंसर यहाँ पे लिखना है तो आप डेफिनेटली आंसर भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे बना लेते हैं अभी तो इंडिया चाइना border crisis has posed short and long-term challenges for Indian defense and political क्लास, ठीक है। और डिफेंस एंड लीडरशिप लिखो यहाँ पे, लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, ठीक है। कमेंट करो, इसको कमेंट करो 150 वर्ड्स में और 10 मार्क्स में, ठीक है। कि पॉलिटिकल क्लास के लिए भी, डिफेंस सेक्टर के लिए भी ये एक शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों का ही चैलेंज है, और फिर थोड़ा सा आप इसमें सजेशन या वे फॉरवर्ड भी अपना डाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे एनसीईआरटी के कोर्स को भी ज्वाइन करें, जो कि हमारा अभी चल रहा है। तो ये लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करिए, ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाइए, मजा लूटिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।